चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। स्मृति, पार्लियामेंट की लेक्चर सीरीज़ हम कर रहे हैं और इसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स के बारे में पढ़ाया था। हमने ओवरऑल फाइनेंस बिल के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हमने सबसे पहले आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल को समझा था और फिर हमने दो फाइनेंशियल बिल्स को समझा था, फाइनेंशियल बिल 117 सब क्लॉज 1 और फाइनेंशियल बिल 117 सब क्लॉज 3। हमने दोनों के विषय में समझा। हमने देखा मनी बिल वो है जो एक्सक्लूसिवली उन मैटर पर बात करें जो आर्टिकल 110(1) A to G तक चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि फाइनेंशियल बिल 117(1) वो है जो मनी बिल के पॉइंट्स के साथ साथ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के पॉइंट्स को भी डिस्कस करता हो, और हमने देखा फाइनेंशियल बिल 117(3) वो है जो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर की बात करता हो। हमने देखा कि मनी बिल जो है यानी कि जो फाइनेंस बिल है यानी कि आर्टिकल 110 वाला मनी बिल जो है उसमें राज्यसभा की शक्तियाँ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, कोई शक्तियाँ हैं ही नहीं। लेकिन हमने देखा कि जो जो फाइनेंशियल बिल 117(1) है उसमें दो मामलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी मामलों में राज्यसभा लोकसभा के बराबर है। पहला मामला ये है कि वो बिल भी लोकसभा में ही प्रेजेंट होता है, ये पहला मामला था। और दूसरा मामला क्या था, वो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पे आता है। बाकी मामलों में राज्यसभा लोकसभा बराबर हैं, जैसे एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में होता है। फाइनेंशियल बिल 3 यानी कि फाइनेंशियल बिल 117(3) में जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर की बात करता है, उसमें हमने देखा कि वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है एक तरह का, और उसमें हमने देखा कि जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों आपस में बराबर हैं। उनमें जो अंतर है सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस फाइनेंशियल बिल 117(3) में बिल कंसिडरेशन पे ही सिर्फ और सिर्फ तब लिया जाएगा जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे, यानी कि बिल इंट्रोड्यूस प्रेसिडेंट की इच्छा के बिना भी होगा, बट वो पास स्टेज में डालने के लिए, वोटिंग स्टेज में डालने के लिए प्रेसिडेंट की इच्छा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन उसमें ज़रूरी है। यही अंतर थे। आज हम जॉइंट सिटिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके विषय में हम आपको कुछ बारीकियाँ बताएंगे। जॉइंट सिटिंग का यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो ये किन किन बिल्स में आ सकती है। ये ऑर्डिनरी बिल्स में और फाइनेंशियल बिल्स में आ सकती है। देखिए, कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिन परिस्थितियों में जॉइंट सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। पहली परिस्थिति तो ये हो सकती है स्मृति कि मान लीजिए किसी एक हाउस ने बिल पास किया और दूसरे हाउस में भेजा, तो दूसरे हाउस ने या तो उसे रिजेक्ट कर दिया पहला, या दूसरे हाउस ने उसके ऊपर 6 महीने तक कोई संज्ञान ही नहीं लिया, कोई डिसीजन ही नहीं लिया, या फिर तीसरा दूसरे हाउस ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके पहले हाउस में वापस भेजा है और पहला हाउस उन अमेंडमेंट्स को स्वीकार नहीं कर रहा, या फिर उन अमेंडमेंट्स को अगर पहले हाउस ने स्वीकार कर भी लिया तो पहले हाउस ने कुछ और अमेंडमेंट उन अमेंडमेंट्स पे कर दी जिसे फिर दूसरा हाउस स्वीकार नहीं कर रहा। पहला और दूसरा हाउस, इसमें मैं शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं पर्टिकुलरली आपको ये नहीं कहना चाहता कि बिल लोकसभा में आया तो वो राज्यसभा में गया, या बिल राज्यसभा में आया तो लोकसभा में गया, क्योंकि बिल दोनों में से किसी भी हाउस में आ सकता है। जिन हाउसेस में जॉइंट सिटिंग हो, जिन बिल्स में जॉइंट सिटिंग हो सकती है, उन बिल्स की खासियत ये है कि वो दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इसलिए मैं कोई पर्टिकुलर हाउस का नाम लेके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। ये जॉइंट सिटिंग वाला बिल दोनों ही हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इट इज़ सिन क्वा नन विद द जॉइंट सिटिंग बिल्स कि ये आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए मैं पहला दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल बिल की बात अगर मैं करूं तो फाइनेंशियल बिल 117(3) जो है ये आप दोनों ही हाउसेस में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी बात पे परेशानी चल रही तब से आपकी। दूसरा वाला फाइनेंशियल बिल जो है वो तो होगा ही ना बेटा लोकसभा में, 117(1) वाला, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। ओके जी, बस इसमें एक फेरबदल ऑलवेज याद रखना है, और वो ये कि फाइनेंस बिल 117(1) जो है वो प्रेजेंट तो सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, बट क्योंकि उसका आधा भाग ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह कंसिडर होता है इसलिए वो भी जॉइंट सिटिंग में जा सकता है। आई बात समझ में? फाइनेंस बिल ऑर्डिनरी बिल के मामले में हमने पहला दूसरा शब्द यूज़ किया क्योंकि दोनों ही हाउसेस में प्रेजेंट आप कर सकते हैं तो जॉइंट सिटिंग आ जाएगी। फिर फाइनेंशियल बिल 117(3) हमने कहा बिल्कुल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह ये भी प्रोसीजर है, दोनों ही हाउसेस में ला सकते हैं, जॉइंट सिटिंग इसमें हो सकती है। फाइनेंशियल बिल्स में ही 117(1) के मामले में वेरिएशन है, वो प्रेजेंट तो सिर्फ लोकसभा में होगा। इस मामले वो मनी बिल के तरह सिमिलर है, लेकिन
वो मनी बिल के साथ साथ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के प्रावधान भी अपने अंदर लेके आता है तो उसमें जॉइंट सिटिंग आ सकती है। इसलिए वो लोकसभा में प्रेजेंट होने के बावजूद भी जॉइंट सिटिंग के लिए क्वालिफाई करता है। आई बात समझ में? रोक दो अमराज। इसी तरह की कोई समस्या? परिस्थितियाँ समझ आ गई जिन परिस्थितियों में डेडलॉक पैदा हो जाएगा। अब धीरांश बेटा, डेडलॉक पैदा हो गया है और मर्यादा ये कहती है पार्लियामेंट की कि दोनों ही हाउसेज में बिल पास होना ज़रूरी है, लोकसभा राज्यसभा में। ऐसे में फिर क्या किया जाए? क्योंकि काम तभी होगा जब कानून बनेगा। कानून तब बनेगा जब बिल पास करके इनेक्ट होके एक्ट बनाएगा, और तब तक सरकार काम नहीं कर सकती। तो देश को चलाने के लिए सरकार को कामकाजी भी बनाना है। ऐसे में फिर जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 108 है, उसमें जॉइंट सिटिंग का प्रावधान आ जाता है जो ये कहता है कि जॉइंट सिटिंग हो सकती है। ठीक है जी। कौन बुलाता है, कैसे होता है, वो बात करेंगे, पहले हो सकती है। अब आती है कि भाई संविधान में बिल कितने तरह के हैं। संविधान में ऑर्डिनरी बिल है, संविधान में फाइनेंस बिल है जिसे आप मनी बिल के तौर पे कहते हैं, संविधान में फाइनेंशियल बिल्स हैं, और संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं। तो संविधान में 4 तरह के बिल नज़र आ रहे हैं। पहला हमने देखा कौन सा बिल, आर्टिकल 107 के तहत ऑर्डिनरी बिल्स। दूसरे आर्टिकल 110 के तहत फाइनेंस बिल, दैट इज़ द मनी बिल। फिर आर्टिकल 117 के अंदर फाइनेंशियल बिल्स, और फिर आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। चारों तरह के बिल समझ आ गए। मैंने आर्टिकल भी बता दिया। आर्टिकल 107 ऑर्डिनरी बिल्स, आर्टिकल 110 फाइनेंस बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल। आर्टिकल 117 1 और 3 फाइनेंशियल बिल्स, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इस तरह से ये बिल हैं। इनमें से कौन सा बिल, आर्टिकल 107 वाला ऑर्डिनरी बिल, इसमें जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों इक्वली एम्पावर्ड है इस बिल के मामले में। आर्टिकल 110 मनी बिल या फाइनेंस बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं आ सकती है, मैंने अभी बता दिया। आर्टिकल 117(1) फाइनेंशियल बिल में जॉइंट सिटिंग आएगी, जबकि मैंने आपको इस लेक्चर के थोड़े ही पहले इससे में ये बताया था कि उसमें एक वेरिएशन है, वो लोकसभा में प्रेजेंट हो भी रहा है फिर भी उसमें जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। और आर्टिकल 117(3) में भी जॉइंट सिटिंग है, क्योंकि उस मामले में तो राज्यसभा लोकसभा दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट है ही ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह। तो हमने देखा आर्टिकल 107 में जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में है। हमने देखा आर्टिकल 110 में फाइनेंस बिल या मनी बिल में जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है नहीं, क्योंकि राज्यसभा एम्पावर्ड ही नहीं है लोकसभा के बराबर, तो फिर जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के पास बिल को रिजेक्ट करने की ताकत ही नहीं है, और राज्यसभा की जो राज्यसभा के अमेंडमेंट के पास अमेंडमेंट की भी ताकत नहीं है। राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ ताकत है अमेंडमेंट्स को रिकमेंड करने की। वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन अमेंडमेंट्स को मानते हैं या नहीं। अगर नहीं भी मानेंगे तो भी बिल पास हो जाएगा, और राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा उस बिल को 14 दिनों तक रोक सकते हैं। आई बात समझ में? आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल्स दोनों ही के मामले में 117(1) 117(3) के मामले में जॉइंट सिटिंग आ जाएगी। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के मामले में जॉइंट सिटिंग नहीं आती है, क्योंकि ये दोनों हाउसेज में बिल इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है। आई बात समझ में? इतनी कहानी अब हमारी क्लियर हो गई। तो ये स्पष्ट हुआ मनी बिल के मामले में जॉइंट सिटिंग आती है, नो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं आती। मनी बिल के मामले में इसलिए नहीं आती कि राज्यसभा उतनी एम्पावर्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के मामले में इसलिए नहीं आती कि राज्यसभा बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है। राज्यसभा बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है क्योंकि आप संविधान का रूप बदलने जा रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा लोकसभा के इक्वली बराबर हो जाती है, इसलिए जॉइंट सिटिंग बुला करके राज्यसभा की पोजीशन को वीक नहीं किया जाता। क्योंकि अगर लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग आ जाएगी तो बट ऑब्वियस है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ राज्यसभा से दुगनी है। ऐसे में जॉइंट सिटिंग में लोकसभा डोमिनेट कर जाती है राज्यसभा को। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, ऐसी सूरत में आप राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाली राज्यसभा को कमज़ोर नहीं रखते, आप उसे इवन लोकसभा के बिल्कुल बराबर खड़ा करते हैं। इसलिए दोनों हाउसेज में ये बिल इंडिपेंडेंटली ही पास होना जरूरी है, इंडिविजुअली जॉइंट सिटिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। लॉजिक समझ में आ गया? मनी बिल के मामले में राज्यसभा लोकसभा के बराबर एम्पावर्ड नहीं है, इसलिए जॉइंट सिटिंग नहीं आ रही, क्योंकि राज्यसभा के पास अधिकार ही नहीं है कोई, ना रिजेक्शन का ना अमेंडमेंट का। तो फिर डेडलॉक की परिस्थिति कहाँ से आई? व्हेन देयर इज नो डेडलॉक देयर इज नो स्कोप ऑफ जॉइंट सिटिंग। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के मामले में इसके बिल्कुल उल्टा है कि दोनों ही हाउसेज में इंडिपेंडेंटली पास होना पड़ेगा। ये
क्योंकि राज्यसभा बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है, वो लोकसभा के एकदम इक्वल खड़ी है, इसलिए वहाँ पर फिर जॉइंट सिटिंग बुला के राज्यसभा की पोजीशन को इन्फीरियर नहीं किया जाएगा, उसे बराबर रखा गया है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए कि जब भी जॉइंट सिटिंग आएगी तो इससे प्रेसिडेंट के क्या क्या संबंध बनते हैं। सबसे पहले तो जॉइंट सिटिंग को समन करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। आई बात समझ में? जॉइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट समन करेंगे, पहला एस्पेक्ट। दूसरी बात, अगर 6 महीने तक के लिए दूसरे हाउस ने उस बिल पर कोई जवाब नहीं दिया है तो मैंने बताया कि डेडलॉक मान लिया जाएगा, जॉइंट सिटिंग आ जाएगी। लेकिन उस 6 महीने में वो वाला समय कभी भी नहीं काउंट किया जाएगा जो समय, कौन सा समय है, अगर तो वो जो हाउस है वो प्रोरोग है या एडजर्न है, या तो प्रोरोग्ड है या अर्जर्न है 4 दिन से ज़्यादा, 4 दिन से ज़्यादा, मतलब कि लगातार 4 दिन के लिए प्रोरोग है और एडजर्न है। तो अब जो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां दिन है, इसके बाद 9वें दिन फिर से हाउस मीटिंग हुआ, तो वो 4 दिन के बाद वाले वो जो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां दिन है वो काउंटिंग में नहीं आएगा, 6 महीने काउंट होने में। आई बात समझ में? अगर तो कभी भी हाउस 4 दिन से ज़्यादा एडजर्न या प्रोरोग्ड है तो वो टाइमिंग 6 महीने का टाइमिंग काउंट करने में काउंट नहीं किया जाएगा, 6 मंथ काउंट करने में वो समय काउंट नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि अगर तो कोई बिल, ध्यान से समझें, अगर तो कोई बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था और लोकसभा यहाँ पर डिसॉल्व हो गई तो उस बिल के ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं आएगी। अगर तो कोई बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो बिल लैप्स कर जाएगा, उस पर जॉइंट सिटिंग नहीं आएगी। ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको जब हमने बिल्स पढ़े। लेकिन लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले प्रेसिडेंट ने अगर अपना इंटरेस्ट शो कर दिया था, इंटेंशन शो कर दी थी कि इस बिल पर जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, तो फिर चाहे लोकसभा डिसॉल्व हो भी जाए उस बिल के ऊपर जॉइंट सिटिंग आएगी। चाहे लोकसभा डिसॉल्व हो भी जाए उस बिल के ऊपर जॉइंट सिटिंग आएगी जब नई लोकसभा बन जाएगी। आई सब बात समझ में? पहला मामला मैंने बताया कि अगर बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, ऐसे में जॉइंट सिटिंग अब उस बिल के ऊपर नहीं आएगी जब नई लोकसभा बनेगी। नहीं बुला सकते आप, क्योंकि नई लोकसभा नए देश की नई सोच को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जॉइंट सिटिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। पुराना बिल था वो लैप्स कर गया है। लेकिन लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले ही प्रेसिडेंट ने अपना इंटेंशन शो कर दिया था कि इस पर जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, डेडलॉक की परिस्थिति को ख़त्म किया जाएगा। फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, कोई बात नहीं, नई लोकसभा के असेंबल होने पर जॉइंट सिटिंग उस बिल पे आ सकती है। ठीक है, नई लोकसभा अपना कॉल ले ले उसमें कि वो उसके बिल के साथ जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती है तो मना कर दे, ख़त्म कर दे, क्योंकि जॉइंट सिटिंग में लोकसभा का दबदबा है। क्योंकि नई लोकसभा में जो कोई नई सरकार बनी होगी, अगर वो नहीं जाना चाहती उस बिल के साथ, तो एटलीस्ट उससे सरकार के पास मेजोरिटी तो लोकसभा में होगी ही ना, तो फिर बस ठीक है, वो उस हिसाब से मना कर दे, ना नहीं पास होगा। लेकिन प्रेसिडेंट इंटेंशन दे चुके थे पहले ही कि इस पर जॉइंट सिटिंग आएगी और प्रेसिडेंट ने वो जॉइंट सिटिंग को फिर बुलाया है। आई बात समझ में? एक बार ध्यान रखें, एक बार अगर प्रेसिडेंट ये डिसाइड कर जाएं कि इस बिल के ऊपर जॉइंट सिटिंग आएगी, ध्यान से समझो, एक बार ही अगर प्रेसिडेंट ये डिसाइड कर जाएं कि किसी बिल पर जॉइंट सिटिंग आएगी, फिर उस बिल पर वो हाउस इंडिविजुअली कॉल नहीं ले सकते। ये भी एक कहानी है। अगर प्रेसिडेंट ने इंटेंशन दे दिया है कि इस पर जॉइंट सिटिंग आएगा, तो फिर उस बिल के ऊपर वो हाउस इंडिविजुअली एक्शन नहीं ले सकते, फिर वो जॉइंट सिटिंग में ही सेटल होगा, फिर वो जॉइंट सिटिंग में ही सेटल होगा। उसमें ये नहीं है कि फिर आप बात को कहे कि नहीं मान गए, बाद में हाउस के मेंबर मान गए, इसे इंडिविजुअली ही कर लेते हैं, तो जॉइंट सिटिंग को टूल ऑफ डेटरेंस नहीं बनाया जाएगा। ये डिसीजन क्यों लिया गया होगा पहले बताओ मुझे, कि जॉइंट सिटिंग को लोकसभा के हाथों, यानी कि मेजॉरिटेरियन पार्टी यानी कि सरकार, यानी कि एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों एक टूल बना के नहीं देना है, क्योंकि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडेंट एडवाइस से चलते हैं। तो ये नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाया प्रेसिडेंट हर बार राज्यसभा को धमकियां दिलवाए कि भाई प्रेसिडेंट इंटेंशन ले रहे हैं इस बात की कि इस पर जॉइंट सिटिंग ले आएंगे, बबुआ मान जाओ, वरना जॉइंट सिटिंग में तो तुमको फिर पछाड़ी देंगे। और राज्यसभा वाले कहें कि यार अभी जितना का मनवा सकते हो कम से कम पॉइंट मनवाओ, जॉइंट सिटिंग में तो हमारी एक नहीं चलेगी, इससे बेहतर है अभी मान लो, ज़्यादा मतलब चूँ चपड़ करो। ऐसा डर का डरावा नहीं देना है। जॉइंट सिटिंग है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म है, एक इंस्ट्रूमेंट है डेडलॉक को ख़त्म करने का, लेकिन ये कोई वेपन नहीं है डेटरेंस क्रिएट करने का, डर पैदा थ्रेट देने का राज्यसभा को। ओके, इसलिए कहा गया है कि फिर अब अगर एक बार कॉल ले लिया है कि जॉइंट सिटिंग आएगी तो फिर मैटर अब फिर जॉइंट सिटिंग में ही होगा, फिर इंडिविजुअली नहीं होगा बेटा, फिर देख लेना, फिर हाउस नहीं कह सकता कि अब हम अकेले कर रहे हैं। ओके, ये प्रेसिडेंट
एंड जॉइंट सिटिंग के संबंध समझ में आ गए आपको? इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब आती है बात कि फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। देखिए सबसे पहला अधिकार जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड करने का स्पीकर ऑफ द लोकसभा का होता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा का पहला अधिकार है जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने का। स्पीकर अगर नहीं है, किसी कारण से एब्सेंट है या वैकेंसी है या जो भी रीज़न है एब्सेंट है, मुद्दा ये है कि डिप्टी स्पीकर उसकी जगह पर आएगा। ध्यान से देखें, डिप्टी स्पीकर उसको प्रिसाइड करेगा। अब यहाँ पे पेच है कि जब डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो कौन प्रिसाइड करेगा, बताओ? हैं? हाँ, यही पेच अगर हर कोई सुलझा ले तो फिर किताबों की जरूरत क्या है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इसको प्रिसाइड करेंगे। आपके मन में आया होगा कि पहले तो चेयरमैन आना चाहिए था। चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस बिकॉज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बाय डिंट of its office of vice president of the country. Okay, the Rajya Sabha chairman, who is the chairman of the Rajya Sabha? The vice president of the country. I am telling you vice president, मैंने नहीं बोला कोई आदमी या औरत, वो कोई भी हो सकता है। सुनने में कई बार लगता है ना कोई आदमी ही है, ऐसा नहीं है, वो औरत भी हो सकती है। ये है कहानी, बनाते कम है वो एक अलग बात है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स वाइस प्रेसिडेंशियल ऑफिस ही इज़ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ऑल्सो, दैट्स वाई इट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जब आप किसी एक दफ्तर को धारण करते हैं तो उसकी वजह से ही आपको एक और दफ्तर मिलता है। समझ आई बात? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन वो तो किसी भी हाउस के सदस्य नहीं होते। वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस, तो फिर वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कैसे करेंगे? नॉट पॉसिबल। तो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड वही करेगा जो किसी न किसी एक हाउस का मेंबर, जैसे कि स्पीकर मेंबर होता है, जैसे कि डिप्टी स्पीकर भी होता है, जैसे कि राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन भी होता है। तो स्पीकर को पहला अधिकार है, फिर डिप्टी स्पीकर को है, फिर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। मान लो कि ये भी एब्सेंट है, फिर उसी समय जॉइंट सिटिंग में जो मेंबर प्रेजेंट हैं, याद रखें अब कोई हाउस नहीं, जॉइंट सिटिंग में जो मेंबरान हैं, दे विल डिसाइड अमंग्स देम कि कौन प्रिसाइड करेगा उस मीटिंग को। ओके, ये पिछले सारे सिलेक्शन के प्रोसीजर से अलग हो गया ना। स्पीकर वाले ऑफिस, डिप्टी स्पीकर वाले ऑफिस, चेयरमैन और राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन वाले ऑफिस से मामला अलग हो गया, इसलिए इस पे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान में रखना है। जॉइंट सिटी के मेंबरान उस समय में फिर तय करेंगे कि भाई कौन उसको प्रिसाइड करेगा, और किसका सिक्का चल जाएगा? नेचुरली लोकसभा का। लोकसभा का डंका बच जाएगा वहाँ पर, वो तो फिर अलग बात है, लेकिन दे विल डिसाइड। आगे बात कहानी समझ में। अब मान लीजिए कि स्पीकर भी तय, मान लीजिए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी तय हो गया है, जॉइंट सिटिंग भी हो गई, तो कोरम कितना चाहिए? जॉइंट सिटिंग होल्ड करने के लिए एटलीस्ट स्ट्रेंथ कितनी चाहिए? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ध्यान से देखो, अब मैंने ये नहीं कहा कि जितने मेंबर उसमें प्रेजेंट है, नहीं, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस। 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस। अगर मान लीजिए दोनों हाउसेस की टोटल मेंबरशिप 790 बनती है तो 79 मेंबर कम से कम प्रेजेंट होंगे तो जॉइंट सिटिंग होगी। ये नहीं है कि 15 बंदे राज्यसभा के बुला के फटाफट और 25 अपने बुला के बैठ गए कि आओ जॉइंट सिटिंग कर रहे हैं आज हम, नहीं। 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस होना चाहिए, फिर कोरम अचीव होगा। ओके, कोरम अचीव हो जाएगा तो फिर जॉइंट सिटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जॉइंट सिटिंग किस रूल से चलती है, मतलब रूल ऑफ प्रोसीजर किस हाउस का लागू होता है उस पर? याद रखें, इस पर रूल ऑफ प्रोसीजर लोकसभा का लागू होता है, रूल ऑफ प्रोसीजर राज्यसभा का लागू नहीं होता है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि संविधान ये मान करके चल रहा है वाया द जॉइंट सिटिंग प्रोसीजर कि जो लोकसभा है वो एक तरह से एस्पिरेशन ऑफ द नेशन को, विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है। पहली बात, सरकार लोकसभा से जन्म ले रही है और देश में सरकार चलेगी कानून के अधिकारों से, वहाँ कानून का राज है यहाँ पे। ऐसे में ये ओनस आ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट रन करे, ये जिम्मेदारी आ जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकें। इसलिए काफ़ी हद तक तरजीह भी लोग जॉइंट सिटिंग में निचले सदन को ही दी है, क्योंकि सरकार का जन्म भी निचले ही सदन से हो रहा है, लोअर हाउस से ही हो रहा है, दैट इज़ द लोकसभा। तो लोकसभा से जब सरकार का जन्म हो रहा है, सरकार पे जिम्मेदारी आपने डाल दी कि कानून से चलना, और कानून बनाने के लिए आपने कह दिया कि एक पार्लियामेंट है, जिसमें आपने कह दिया कि एक राज्यसभा को भी अधिकार पूरे हैं, और जिस राज्यसभा में हो सकता है कि देश की सरकार माइनॉरिटी में हो, पार्टी वाइज माइनॉरिटी में हो, फिर तो सरकार कभी, ये तो हमने फिर एक गेम खेला, एक तरफ से लोकसभा से सरकार बनवा दी, दूसरी तरफ राज्यसभा से रास्ते फंसवा दिए।
फिर तो कभी नहीं चल पाएगी कोई सरकार, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए फिर उसे फैसिलिटेट भी किया गया है कि जहाँ तक हम देखें हमें ये अश्योर करना है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनली चल रहे हो, तुम आर्बिट्रेरीली नहीं चल रहे, तुम ऑटोक्रेटिकली नहीं चल रहे, तुम अथॉरिटेटिवली नहीं चल रहे। हम तुम्हें टूल्स और प्रोसीजर्स इतने सारे देते चले जाएंगे कि तुम किसी ग्राउंड पे ये ना कह पाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में लैक था या मेरे सामने कुछ ऑप्शन नहीं था तो मैंने इसलिए अथॉरिटेटिवली डिसीजन मेकिंग की। हम तुम्हें रास्ते सारे दे रहे हैं जिसके तहत तुम ये इस्टेब्लिश कर पाओ कि तुम्हारा एक्ट लेजिटिमेट है, विधि सम्मत तरीके से तुमने कानून बनाया है। उसके लिए हम तुम्हें जॉइंट सिटिंग का अवसर दे रहे हैं जिसमें हम राज्यसभा के सदस्यों को आने दे रहे हैं, लेकिन काम हो सके वो सेशन भी काम कर पाए, वो उसमें भी एक डेडलॉक ना हो जाए। उसके लिए हम, क्योंकि तुम्हारा जन्म, सरकार का जन्म लोकसभा से है, तो हम लोकसभा को वरीयता दे रहे हैं, जैसे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मामले में, जैसे कि रूल ऑफ प्रोसीजर के मामले में, जैसे कि स्ट्रेंथ के मामले में लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये सारे मामलों में हम तुमको वरीयता ज़्यादा दे रहे हैं। आई बात समझ में? इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए रूल ऑफ प्रोसीजर जो है वो लोकसभा का जारी है। ये फैसिलिटेट किया है आपने देश की सरकार को, और जॉइंट सिटिंग करा के आपने देश की सरकार को ही एक और फैसिलिटेशन दी है कि वो सरकार ये स्थापित कर पाए कि उसके बनाए कानून विधि सम्मत हैं, लेजिटिमेट हैं। उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास नहीं किया है। आई बात समझ में? तो आपकी कितनी प्रतिबद्धता है, मॉरलिटी है संविधान की प्रक्रियाओं के प्रति, वो एक अलग बात है। संविधान की टेक्निकलिटी क्या है वो एक अलग बात है। टेक्निकलिटी है कि जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए, टेक्निकलिटी है कि लोकसभा का प्रोसीजर चलेगा, प्रतिबद्धता ये है आपकी, मॉरलिटी ये है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरान को अपने फेवर में लाने के लिए उन्हें परसुएड करें, कोएर्सिव ना अपनाएं अप्रोच। योर अप्रोच मस्ट बी परसुएसिव नॉट कोएर्सिव। उन्हें तर्क के आधार पर समझाएं, मनाएं, दिखाएं, देश के सामने प्रस्तुत करें कि ये आपकी नीति थी। लेकिन अगर वो लोग कोएर्सिव हो रखे हैं, बीइंग राज्यसभा वाला टूल अपना रखे हैं कि बीइंग राज्यसभा हम तुम्हें काम ही नहीं करने देंगे, तो फिर है ना जॉइंट सिटिंग, काम करो। कोएर्सिव कोई भी ना हो, सारे परसुएसिव हों। आई बात समझ में? इसके बाद आती है अमेंडमेंट। अब ध्यान से समझो, जॉइंट सिटिंग के दौरान कोई नई अमेंडमेंट प्रपोज करने का अवसर नहीं होता। जॉइंट सिटिंग के दौरान ये बात याद रखना, आप कोई न्यू अमेंडमेंट नहीं प्रपोज कर सकते। जितनी अमेंडमेंटें थी उस बिल पे हो गई, वो ड्यूरिंग लोकसभा फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग स्टेज में क्या करते हैं अपन, अमेंडमेंट है। थर्ड रीडिंग स्टेज में अमेंडमेंट कर सकते हैं? नहीं। थर्ड रीडिंग में तो बस ये कॉल होती है कि ऑन अ होल बिल लेना है कि छोड़ना है। जब क्लॉज बाय क्लॉज सेकंड रीडिंग में डिस्कशन होकर वोटिंग हो ही गई है तो फिर खत्म कहानी। तो अमेंडमेंट का दौर गया, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती एक्सेप्ट टू सिचुएशंस। एक तो ये बिल किस अमेंडमेंट की वजह से फंस गया था। बिल फंसने का एक कारण ये भी था ना कि एक अमेंडमेंट ऐसी हुई या कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हुई, यानी कि जो फाइनल अमेंडमेंट्स थी जिसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट हुआ है, उन प्रावधानों के सुधार के लिए अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन वो उसी से कंसर्न्ड हो बिल्कुल स्ट्रिक्टली। और दूसरा, जब बिल आया तो डेडलॉक हुआ, तब से अब तक जब जॉइंट सिटिंग आई है, समय बहुत आगे बढ़ गया। इस डिले की वजह से नई परिस्थितियां, नई तरह के प्रावधान मांग रही हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में कोई अमेंडमेंट आ सकता है कि जो डिले है इसकी वजह से बिल में कुछ चेंजेस चाहिए, उन चेंजेस की रिक्वायरमेंट की वजह से अगर कोई अमेंडमेंट आ रहा है तो चलेगा। सो बाय द वर्च्यू ऑफ डिले और बाय द वर्च्यू ऑफ द डेडलॉक अमेंडमेंट्स, दो परिस्थितियों में अमेंडमेंट आ सकती हैं, बाकी रेगुलर अमेंडमेंट का कोई स्कोप नहीं है। जॉइंट सिटिंग के दौरान रेगुलर अमेंडमेंट का स्कोप नहीं है। फाइनल अमेंडमेंट जो प्रपोज हुई थी जिसकी वजह से डेडलॉक हो गया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में अमेंडमेंट ला सकते हो। और सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि समय आगे बढ़ जाने की वजह से जो बिल में अब कोई नेसेसरी चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि डिले हो गया है, इसकी वजह से अमेंडमेंट ला सकते हो। आई बात समझ में? ये दो अमेंडमेंट आ सकती हैं। जॉइंट सिटिंग अब तक कितनी बार हो चुकी है देश में? अब तक केवल और केवल 3 बार जॉइंट सिटिंग आई है, ओनली 3 टाइम। इससे पता लगता है कि वरीयता दी गई है राज्यसभा को। इससे पता लगता है कि कार्रवाइयों में राज्यसभा प्रमुख रही है। हमारे देश में प्रावधान बहुत हैं, लेकिन आपने देश की लोकतांत्रिक मजबूती को इस बात से भी भांपा होगा कि अब तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आई। आपने इस बात से भांपा होगा कि जो अदर इमरजेंसीज, जिनमें से नेशनल इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ अब तक 3 बार आई, और उसमें भी आपने देखा होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, यानी कि एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से 2 बार हुई, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर। इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से वो सिर्फ एक ही बार हुई है, दोबारा कभी भी नहीं हुई। तो डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है डे बाय डे, लेकिन प्रेसिडेंट रूल काफ़ी बार आया है।
उसके ऊपर भी अब धीरे धीरे प्रतिबंध लग रहे हैं, वो घट रहा है। इसी तरह से जॉइंट सिटिंग भी ऐसा नहीं है कि लोकसभा का टूल बन के रह गया हो, केवल 3 बार आई है, और 3 बार जिन मुद्दों पर आई है, डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल 1977, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। डॉरी के मामले में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म के मामले में और बैंकिंग रेगुलेशन, इनके मामले में आप 3 बार जॉइंट सिटिंग लाएं, अदरवाइज जॉइंट सिटिंग नहीं आई है। ओके, जॉइंट सिटिंग के मामले में सारे सवाल क्लियर। इसे कौन बुलाता है? जिससे पूछूं वो आंसर करे। इसे कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। इसे कौन प्रिजाइड करता है? लोकसभा का स्पीकर। वेरी गुड। और अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो कौन करता है? और अगर डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा? चेयरमैन करेगा। ओके, वेरी गुड। हाँ, डिप्टी चेयरमैन। ऐसे ना कई बार ऐसा होता है मार्केट कमेटी का चेयरमैन, ये वो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन में कोई फर्क ही नहीं होगा, लेकिन हाउस में बड़ा फर्क है। सॉरी, ये क्या बात है, मजाक नहीं कर सकते क्या? थोड़ा तो अपन को स्कोप दो यार मजाक का, तुम चाहते हो हर समय पढ़ाते रहे। तो ठीक है जैस्मीन, ये है। अच्छा, इसमें लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो क्या होता है? हाँ, लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाए और बिल कोई पेंडिंग हो तो क्या हो जाता है? उस बिल पे जॉइंट सिटिंग आ सकती है कि नहीं? किस ग्राउंड पे? ग्राउंड क्या होगी? हाँ बताओ बेटे। गुड बॉय। अगर प्रेसिडेंट ने इंटेंशन पहले ही प्रेजेंट कर दी थी कि इस पे जॉइंट सिटिंग आएगी, बिल अभी पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व होगी, तो बिल फिर लैप्स नहीं होगा, जॉइंट सिटिंग ले जाएगा वो, नई लोकसभा असेंबल होने पे जॉइंट सिटिंग हो जाएगी। और अगर प्रेसिडेंट ने इंटेंशन शो नहीं की और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो बिल लैप्स हो जाएगा, फिर जॉइंट सिटिंग नहीं आएगी। ओके, ठीक है, बस यही पॉइंट थे, कोई बहुत बड़े पॉइंट नहीं थे। आर्टिकल 107 पे जॉइंट सिटिंग आ सकती? नाम नहीं बताना बिल का, बस आर्टिकल 107 पे आ सकती है। आर्टिकल 110 पे, आर्टिकल 117, आर्टिकल 368। वेरी गुड, सारा क्लियर जॉइंट सिटिंग का मसला। बजट की तरफ आगे बढ़ें। जब मैं बजट करा दूंगा तो मनी बिल की कंट्रोवर्सी पे लेक्चर आएगा। मैंने कहा था मनी बिल कंट्रोवर्सी पे लेक्चर दूंगा। तो 2016 का आधार कार्ड का जो कानून बनाया गया है नया, उस पर उस समय की मेजॉरिटी जजमेंट क्या आई, और जो डिसेंटिंग जजमेंट था उस समय के जज चंद्रचूड़ का, उन्होंने क्या क्या कहा है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। उस पर मैं आपको सारा समझाऊंगा कि क्या डिसीजन। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डिसीजन, और वो लेक्चर भी उतना ही अच्छा रहेगा। सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी उसमें कि भाई आपको पता लगेगा कि संविधान के भीतर जब आप एक जजमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें जब आप ये देखते हैं कि वो प्रोविजन मनी बिल के अंदर फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये किन ग्राउंड पे आप देख सकते हैं। एक जज कैसे विचार रखता है, राज्यसभा को वो किस नज़रिए से देखता है, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स के तौर पे देखता है या फिर मल्टी पार्टीजन मेंबर्स के द्वारा ऑक्यूपाइड एक हाउस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द राज्यसभा, आई विल एक्सप्लेन। नाउ वी विल प्रोसीड विद द टेक्निकलिटीज ऑफ द बजट, और बजट के रिलेटेड आज पॉलिटी वाइज और बजट की टर्मिनोलॉजी रिलेटेड इकोनॉमी का एक लेक्चर अपन आपको पार्लियामेंट में भी दे देंगे, उधर से क्लियर हो जाएगा मामला सेट। रोको, देखिए अब हम बजट के बारे में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आस्पेक्ट में। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिटेल्ड आस्पेक्ट भी आएगा इसका टर्मिनोलॉजी वाइज। सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जब आप बजट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा शब्द कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, कभी हो जाएगा, इसमें भी क्या बात है। जो कभी भी ये बजट जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है जैस्मीन? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द आता है, और ये आर्टिकल 112 ही है, और उसके तहत आने वाली ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है जो बजट शब्द के तौर पर जानी जाती है। बजट शब्द इसको लेमैन लैंग्वेज में इसलिए भी कह दिया जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से डील करता है, यानी कि गवर्नमेंट की जो रिसीप्ट है और जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं उससे डील करता है, सरकार की आमदनी और खर्चों से जुड़ा हुआ है। इसलिए शब्द बजट है, जैसे आपके घर का बजट होता है उस तरह से शब्द बजट है। एक तरह से ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये क्या स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर है ऑफ द रनिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी ऑफ द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। और वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। जैसे कि मान लीजिए कि फरवरी 2020 में बजट, 2021 में अभी बजट आके गया, वो किस फाइनेंशियल ईयर का बजट होगा? वो 1 अप्रैल 2021 से वो 31 मार्च 2022 तक का होगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल उस ईयर की शुरू करके 31 मार्च दूसरे ईयर तक चलता है, ये होता है एक फाइनेंशियल ईयर। आई बात समझ में?
तो जो अभी बजट आया वो उसी फाइनेंशियल ईयर की बात करेगा और वही स्टेट